चलिए, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव में दो पार्ट था। पहला क्या था? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में ओपिनियन देना किसके ऊपर? फाइनल अकाउंट या फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। ऑडिट किसका? फिनेंशियल स्टेटमेंट या और भी कुछ? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्टेटमेंट छोटा है, इंफॉर्मेशन क्या है? बड़ा है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देना था। ओपिनियन देने के चक्कर में सब कुछ देखोगे तो सेकेंडरी अपने आप हो जाएगा। तो सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी क्या होगा? फ्रॉड एंड एरर का डिटेक्शन। एरर एंड फ्रॉड का डिटेक्शन सेकेंडरी या इंसिडेंटल। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन होता है एरर के बारे में। टाइप ऑफ एरर। टाइप ऑफ एरर जो कभी आप ट्रायल बैलेंस या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़े थे वही है। तो उस एरर को दो तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक क्लैरिकल एरर प्लस माइनस, दूसरा तो फिर प्रिंसिपल एरर हो गया, या फिर एक एरर को क्लैरिकल एरर में ही डालते हैं, ओमिशन छोड़ दिया। तो उसी कड़ी में कंसेप्चुअली कभी भी एरर की बात होती है तो चार एरर हम लोग कहते हैं नॉर्मली बेसिक क्लासिफिकेशन। कौन कौन से? एक क्लैरिकल को हटा के, वो तो दूसरे वे से था। एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग। जब भी बोले व्हाट आर द टाइप ऑफ एरर तो उसमें ये चार वे में उसे क्लासिफाई करोगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल पहले रख लेना। एरर ऑफ प्रिंसिपल में मोस्टली किस तरह का एरर का बात करते हो लोग? कौन सा? एरर ऑफ प्रिंसिपल आज तक एक वर्ड इतनी बार सुना, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट करना, रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट करना, उस तरह के एरर को ही बोला जाता है व्हाट? एरर ऑफ प्रिंसिपल। हंसने का क्या है भाई? तो एरर ऑफ प्रिंसिपल बोले तो कैपिटल टू रेवेन्यू, रेवेन्यू टू कैपिटल। दूसरा, बाकी जो तीन एरर थे, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स यानी कंसेप्ट ही गलत था। दूसरा एरर क्या? एरर ऑफ ओमिशन। उसमें हम लोग दो टुकड़ा बोलते हैं। एरर ऑफ ओमिशन में दो क्लासिफिकेशन है। जी जी, कौन कौन सा? कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन एंड व्हाट? पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट दो तरह का हो सकता है। जर्नल ही नहीं किया तो नेचुरल लेजर नहीं होगा। जर्नल नहीं किया तो लेजर भी नहीं होगा। दूसरा, कंप्लीट ओमिशन में जर्नल है बट दोनों पोस्टिंग भूल गया। पार्शियल ओमिशन में एक एस्पेक्ट हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तो क्या बोलोगे? पार्शियल ओमिशन। जर्नल हो गया, लेजर नहीं हुआ तो वो पार्शियल नहीं हुआ, कंप्लीट ही है। तो गलतियां ये हो गया। एरर ऑफ ओमिशन के बाद एरर ऑफ तुम्हारा कंपनसेटिंग।
मतलब कंपनसेट मतलब क्या? ए का पैसा मिला तो बी में लिखने को कंपनसेटिंग नहीं बोलते हैं, वो कमीशन हो गया। कंपनसेटिंग मतलब ए से मिला 5,000, लिखे ही नहीं, या लिखे 500, मिला कितना, और कैश टू पार्टी 500 ही लिखा जानबूझ के, और 4,500 घर लेके चला गया। अगली बार कोई 4,500 दिया तो वो ए में डाल दिया और दूसरे वाले का घर ले गए। मतलब वो एक एक घटना को पोस्टपोन कर रहा है। उससे क्या होता था कि अगला एक तरह से फ्रॉड कर रहा है एम्प्लॉय। अब एक में नहीं रहेगा तो कल ना परसों तो पकड़ में आ ही जाएगा भाई। तो उसका वो कंपनसेट कर रहा है किसी दूसरे के पैसे से, उसको बोल सकता वॉट, कंपनसेटिंग एरर। वो जानता था कि 20,000 चुरा लिए, अब बस जो देगा एक का नाम दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे, और वो 20 लाएंगे ही नहीं। ऑडिट में इसको एक और नाम से भी बोलते हैं, टीमिंग एंड लीडिंग। टीमिंग एंड लीडिंग। तो तीसरा कंपनसेटिंग, और चौथे का कुछ भी हो सकता है, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन की यदि बात करोगे तो एरर ऑफ कमीशन में ए को ए से मिला बी में लिख दिए, डेबिट का क्रेडिट में लिख दिए, इस तरह के एरर को बोल सकते हो व्हाट, एरर ऑफ कमीशन। तो कभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ही एक बेसिक टुकड़ा देखे हो, और वही चीज यहाँ परफेक्ट के तौर पे परफेक्शन में रख सकता है यदि कभी डिस्कशन में पूछे तो। डिस्कशन में कभी भी पूछे टाइप ऑफ एरर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कैपिटल रेवेन्यू, compensating error, two error in such a way, one compensated by what, another. Error of omission complete or both side, error of commission partial or what, one side, and error of commission wrong recording of transaction, totaling of subsidiary, posting, carry forward. बट इसको भी हम लोग फिर दो टुकड़े में लास्ट में ले आते हैं। तो वो एरर जिसके कारण ट्रायल बैलेंस का टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो एरर जिसके कारण ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो जाएगा। तो ये जो तीन था, प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग और कंप्लीट, डज नॉट अफेक्ट द व्हाट, ट्रायल बैलेंस, बट पार्शियल और रॉन्ग रिकॉर्डिंग अफेक्ट द व्हाट, ट्रायल बैलेंस। मैच नहीं करेगा। कुछ उसी अंदाज में ऑडिट में भी उसी को बोला जा रहा है। एरर कितने तरह के, क्योंकि वो जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिट के दरमियान जो फुलफिल हो रहा है, तो फिर वो जानना चाहता है भाई एरर कैसा। एक तो बोलता है क्लरिकल, यानी एक ह्यूमन एरर, और एरर का ऐसे भी मतलब है अनइंटेंशनल और व्हाट, इनोसेंट। तो क्लरिकल में एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड व्हाट, कंपनसेटिंग। और अलग से बोला व्हाट, एरर ऑफ प्रिंसिपल। चार एरर रहा। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव था डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। एरर के बाद अगला टुकड़ा क्या रहा, फ्रॉड। तो लास्टली मेरे ख्याल से डिस्कस कर चुके थे फ्रॉड। कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड पढ़े हो, जानबूझ के किसी को डिसीव करना, इंटेंशनली।
तो अकाउंट्स के मामले में, बिजनेस के मामले में, ऑडिट के मामले में फ्रॉड क्या? तो फ्रॉड कौन कर रहा है? मोस्टली एम्प्लॉय, लेकिन कभी कभी एम्प्लॉय भी अनजान है और कोई आउटसाइडर क्या कर रहा है? फ्रॉड कर रहा है। तो ऑडिटर उसको भी पकड़ के कभी पॉइंट आउट करता है, मैनेजमेंट या इंटरनली लोग पकड़ ही नहीं पाए थे। ऐसा बहुत सारा घटना है। अभी जेट एयरवेज के रिफंड के मामले में एक आर्टिकल्स मैंने पढ़ा था कि वो टिकट ऑनलाइन कटवा के कैश में रिफंड ले लेता था, डबल रिफंड। वो टेक्निकली कंप्यूटर के सिस्टम का एक लूप होल का वो फायदा उठा लेता था, और जिस दिन वो पकड़ में आया तब तक वो 1.5 से 2 करोड़ रुपया वैसा ले चुका था बंदा। तो कुछ लोग नोटिस कर लेते हैं, और वो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में रियल टाइम डेटा अपडेट नहीं होता था, एक बैच प्रोसेसिंग वो कंप्यूटर करता था, और वो बैच प्रोसेसिंग का एक टाइम था 2 से 5 मिनट, और वो उसी 5 मिनट में वो फ्रॉड कर लेता था। इधर कंप्यूटर से रिफंड मारता था, जब तक वो प्रोसेस करेगा 5 मिनट में या 10 मिनट में, तब तक वो काउंटर से कैश में भी रिफंड ले लेता था। तो वो देखा था कभी ऐसा उसे होते हुए, तो सामने वाले ने ऐसा फ्रॉड किया। फ्रॉड को यदि डिफाइन किया जाए तो वही कुछ वर्ड इंटेंशनल। अब फ्रॉड करने के दो तरीके, एक जो सबसे कॉमन आप सोचते हो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ व्हाट? एसेट्स। मिस अप्रोप्रिएशन यानी मिसयूज, यानी वो जो एसेट्स है उसका यूज ही क्या है, आप चोरी कर लिए। तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, या फिर ऑफिस की चीजों का कोई पर्सनल यूज हो रहा है, एक सीधा चोरी, और एक है कि ऑफिस की चीजों को पर्सनली यूज करना, या पर्सनल खर्चे को ऑफिस के नाम पे क्या करना, डाल देना। तो वो कुछ हद तक वो जो दूसरा है, फ्रॉडुलेंट फिनेंशियल रिपोर्टिंग, ये दूसरा जो तरीका है, मेनली ऑडिटर ये दूसरे वाले में, क्योंकि मैनेजमेंट या इम्प्लॉय वो तो अपना अकाउंट या जो है कंट्रोल कर ही रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट कभी कभी पब्लिक को धोखे में रख रही है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट ओनर के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रही है। अब अडानी जी पे ये दूसरा आरोप ही ज्यादा लगता है कि आप एक चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हो। तो फ्रॉडुलेंट फिनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत कुछ हो सकता है, जिसको एक और नाम से हम लोग कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। यानी आप अपने फाइनल अकाउंट को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, प्रॉफिट नहीं है तो दिखा रहे हो, बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लायबिलिटी के वैल्यू को ज्यादा दिखा रहे हो। तो ये जो दो तरीका है, इसमें से मेनली ऑडिटर जो है मिस अप्रोप्रिएशन, चल वो तो फिर भी बहुत कंपनियां कंट्रोल की, लेकिन फ्रॉडुलेंट वाला तो वो जानबूझ के जो टॉप लेवल है वही कर रहा है। तो जूनियर लेवल या छोटा हो तो पकड़ में आ जाता है, बट यदि बड़ा आदमी ही उस चीज को कंट्रोल करता है तो चीजों को पकड़ना थोड़ा क्या है, मुश्किल हो जाता है। और ये चीज सबसे ज्यादा ये लाइमलाइट पे आया था। ऐसे तो पास्ट में बहुत कुछ हुए थे, बट सत्यम कंप्यूटर के मामले में ये चीज बहुत ही लाइमलाइट पे आया था। तो सत्यम कंप्यूटर के केस में ये चीज एकदम ओपनली पब्लिश, यानी बोलोगे तो दिखा था कि कंपनी में इम्प्लॉय है 15 या 10-12 हजार, बट वो रिकॉर्ड में दिखा रहा था 30 हजार। विदेशों से फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट लेने का, मार्केट का प्राइस अपडेट रखने का, या फिर वो टीसीएस और इन्फोसिस से कम्पीट, उस समय तीसरा कंपटीटर था उनका वो टीसीएस और इन्फोसिस का, यदि कोई था तो
बाकी एक और HCL, 4-5 बड़े नाम थे, बट सत्यम कंप्यूटर के मामले में वीराजू जो थे, उनका सबसे बड़ा अपराध यही था, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कैसेट बैंक है भले ही 10-12 करोड़, बैलेंस शीट में 680 करोड़ दिख रहा, चीजों को बढ़ा के दिखाना। तो इसको कह सकते हो कि एक तरह से वो जो फॉल्स बिल को दे करके खर्चे को दिखाना, इसको कह सकते हो व्हाट, फ्रॉड। एंड व्हाट आर द मीन्स ऑफ डूइंग फ्रॉड? किसके बारे में बात कर रहा भाई तुम? एक है ना, मैं समझ गया जिसकी भी बात कर रहे हो। तो फ्रॉड या फ्रॉड करने के तरीके, आगे बढ़ा, कौन सी घटनाएं हैं जो फ्रॉड और एरर को बढ़ा देती हैं, यानी क्या घटनाएं हैं? तो एक वर्ड चलो बात कर लेंगे, मिलना ही आगे बार बार, वीक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या वीक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, दोनों एक ही है। मतलब अगला जो पार्ट रहा तुम्हारा कि एक वर्ड जो अब तुम्हें बार बार मिलेगा उसको क्लियर कर लेते हैं आगे भी। एक ऑर्गेनाइजेशन यदि कोई है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना है कि भाई ये लोग, उस ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना है कि वो उसको कैसे संभाले और कंट्रोल करे। तो जिंदगी में ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही, काम बड़ा करना तो बड़ी बात नहीं है, उसका कंट्रोल करना। और उसके हजारों वर्क है, जहां वो एक लेवल से थोड़ा ऊपर हुआ, उसका एक सिस्टम होता है हर एक चीज को लेके, और वो सिस्टम को डिफाइन करना पड़ता है कि काम कैसे हो। सपोज करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में परचेज, अब परचेज की कहानी को यदि एक सिस्टम डिफाइन करना है तो ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ेगा कि इसका पूरा सिस्टम क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा होल सिस्टम। तो परचेज तो मैंने एक छोटा सा पार्ट कहा, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। किसी खर्चे का पेमेंट या खर्चे के लिए पैसा देना या जो भी, सेल्स उससे रिलेटेड, कैश से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड, हजारों चीजें हैं, एक दो नहीं। अब इन सभी को लेकर के ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ेगा, सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा। लेट्स सपोज परचेज के मामले में एक बिजनेस का सबसे बड़ा पेमेंट का जरिया, एक धंधा से सबसे ज्यादा पैसा किस नाम से जा रहा है, एक परचेज के नाम पे। अब फैक्ट्री है तो चलो वर्कर का वेजेस भी हुआ, बट एक बड़ा पेमेंट का जरिया है व्हाट, परचेज। नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, एक बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग रहा तो कॉमन है परचेज। सबसे पहला कहानी कि कितनी जगह इसमें चोरी के स्कोप है, कौन खरीदेगा उसे, फैसला कौन लेगा। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन है, काम तो करना किसको है, ह्यूमन बीइंग, मालिक तो है नहीं। तो इसको लेके कंट्रोल कहां कहां से शुरू होगा, सबसे ओरिजिनल या सबसे शुरुआत क्या, बिकॉज कभी पूछा जाएगा कि किसी एक सिस्टम के बारे में पूरे सिस्टम को बताओ, इंटरनल क्वेश्चनरी एक वर्ड होगा। इंटरनल क्वेश्चनरी की आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको देखना है तो तुम अपनी तरफ से 10-20 क्वेश्चन को पूछा, और उस क्वेश्चन के आंसर से पता चलेगा कि इस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, यानी तुम जानना चाहेगा। यानी एक क्वेश्चनरी, कभी कभी मजाक में कहते हैं कि तुम्हारे बारे में जानना है तो 10 से 20 क्वेश्चन पूछा, पता चल गया कि क्या है। एक ऑनेस्टली आंसर यदि मिला तो वो पता चल जाएगा पूरा का पूरा पता। तो एक परचेज का ऐसे तुम सोच, ऑर्गेनाइजेशन है तो सबसे पहली कहानी क्या, सबसे पहले फ्लैग कौन रेज करेगा कि खरीदना है।
तो पहले फ्लैग रेज कौन करेगा? बिकॉज बहुत ऐसी चीजें हैं, लोग जरूरत नहीं है फालतू का खरीद लिया तो भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिससे भी खरीदोगे अगला कमाएगा। ज्यादा में खरीदे वो बात की बात है, ज्यादा में छोड़ दे, दाम ही दाम खरीदा, जरूरत ही नहीं था फालतू का, तुम उसको इनडायरेक्टली बेनिफिट क्या किया, दिलवा दिया। तो सबसे पहला पार्ट तो जरूरी कि खरीदना है, नीड था, तो वो नीड का फ्लैग रेज कौन करेगा? अब एक फैक्ट्री है तो सबसे पहला फ्लैग कहां से रेज होगा? इसलिए बात होती है कि ऑडिटर देखता है कि पहले इस परचेज की बात छोड़ दो, ये खरीदना था ये कहां से पता चला, अगला ऑडिट शुरू कहां से करेगा? वहां से, कि जिसने ये रेज किया कि खरीदना है वो रियल में जरूरी था, क्या उसके अधिकार थे, क्या उसकी जिम्मेदारी थी? ना कोई भी बोला और खरीद लिया गया, और 50-100 करोड़ या साल भर में 2000 करोड़ का सामान खरीदा गया इससे। अब 2000 करोड़ में 1% भी हुआ तो 20 करोड़, बकवास आया था। तो पहला फ्लैग कौन रेज करेगा? स्टोर डिपार्टमेंट। कौन रेज करेगा? स्टोर डिपार्टमेंट। कॉस्ट पड़े हो, रीऑर्डर लेबल, जैसे ही सामान रीऑर्डर लेबल पहुंचा, स्टोर डिपार्टमेंट का फ्लैग रेज किया कि सामान जल्दी मंगाया जाए। तो वो भी रीऑर्डर लेवल भी तो सोच समझ के सेट हुआ था। तो ये सारा एक सिस्टम बनाना पड़ता है, और उस सिस्टम के तहत एक के बाद एक क्या है, काम हो रहा है। अब वो रीऑर्डर लेवल के समय वो वर्किंग जो इन्वेंट्री में पड़ा वो सब सोचा, तो पहला फ्लैग यानी पहली कहानी रेज हुई, स्टोर डिपार्टमेंट ने वो फ्लैग रेज किया कि ये सामान खरीदना है, यानी वो एक तरह से परचेज मैनेजर को इन्फॉर्म किया कि ये सामान चाहिए, जिसके कारण उस डॉक्यूमेंट का नाम रहा परचेज रिक्विजिशन। यानी ऑडिटर देखा कि भाई ये सामान खरीदा तो उसका परचेज रिक्विजिशन दो, स्टोर डिपार्टमेंट ने इशू किया था, इस दिन इशू किया था। वो अपने ऑडिट मैनुअल में ये भी लिखता है कि स्टोर मैनेजर कौन था, कितनी जरूरत थी। उससे भी नीचे गया तो वो डॉक्यूमेंट का नाम सुने, वो बिन कार्ड, वहां से शुरू किया वो, प्लस क्वांटिटी कितना खरीदा जाए वो भी तो ऑलरेडी सिस्टम में था, रीऑर्डर क्वांटिटी यानी ईओक्यू, वो भी एक पार्ट था। तो देख एक सिस्टम में कहां से आ रहा, और एक चीज नहीं 50-100 चीजों से वो मिलेगा। स्टोर डिपार्टमेंट ने रेज किया परचेज मैनेजर को। अब हरकत अगली, परचेज मैनेजर खरीदता कैसे है, तरीका क्या है उसके खरीदने का? गया खुद जान पहचान वाले से लेके चला आया ना, एक बड़ी कंपनी का तरीका, टेंडर। क्या इशू हुआ? टेंडर इशू हुआ। टेंडर इशू हुआ, टेंडर के दो पार्ट होते हैं, एक टेक्निकल एक फिनेंशियल। एक नॉर्मल सिनेरियो में हम लोग कहते हैं टेंडर के दो टुकड़े हो गए, एक टेक्निकल एंड दूसरा व्हाट, फिनेंशियल। पहले तो टेक्निकल पार्ट, एक एरोप्लेन यानी टाटा एयरलाइंस को 100 एरोप्लेन खरीदने हैं, किसको ऑर्डर देगी? और वो सब मिला के 2-3-5 हजार करोड़ का प्लेन का ऑर्डर है। तो पर प्रोसेस क्या होगा वो, क्योंकि जिसको भी ऑर्डर मिला, नेचुरली है एक 10 से 20% भी धर्माधर्मी कमाए तो 5 हजार करोड़ के ऑर्डर में 1000 करोड़ तो कमाएगा भाई, अगला तो 1000 करोड़ कमाएगा। तो बड़ा ऑर्डर है, नेचुरल है वो होगा। और वहां फिर वही फेवर और अनफेवर वाला कहानी, वो प्रोसेस या सिस्टम कैसा था? टेक्निकल पार्ट रहा कि भाई मुझे ये चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, पहले ये क्लियर करो कि ये दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, कैपेबल हो या नहीं हो। वो भी एक सेट करने का तरीका कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, कौन सा लेना है, उसको भी इवेलुएट करने का। कभी पढ़ोगे सिक्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां भी एक फैसला कि किसको खरीदा जाए। अब जब एक बार टेक्निकल बिट क्लियर हुआ तो दूसरा आया फिनेंशियल। अब कौन सस्ते में देगा? पहले क्लियर हो गया कि मुझे ये चीज चाहिए और यही चाहिए, नहीं तो सस्ते के नाम पे तो इंसान कुछ भी दे दे, बट सामान मेरे को ऐसा ही चाहिए। टेक्निकल बिट पहले,
ये क्वालिफाई किया। तो फिर दूसरा पार्ट रहा फाइनेंशियल बिड, कि फाइनेंशियल में कौन सस्ते में देगा। अब सस्ते में देगा तो यदि वो प्रोसेस से आया है, इसका मतलब कि इंटरनल कंट्रोल कंपनी का स्ट्रांग है। कोई किसी को ऐसे ही जाके ऑर्डर नहीं दे देता, ऐसे ही सामान नहीं आ जाता है। तो एक ऑडिटर का काम, बार बार आप जो पढ़ोगे पूरा मैट, बार बार उस शब्द का जिक्र होगा। तो भाई हम ऑडिट करने के पहले उस कंपनी का क्या देखना चाहेंगे? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखना चाहेंगे। वो टेंडर हुआ, टेंडर में जो लोएस्ट बिडिंग किया, एक समय दिया गया था, फिर उसको दिया गया। उसमें भी बात की एडवांस पेमेंट से रिलेटेड टर्म्स, बाकी चीज बहुत सारी चीजें। फिर जब सामान आया तो फिर उससे मैच कराना, मिलाना, बिकॉज ऑर्डर दिए, बट वही होता है जो बहुत जगह देखा जाता है कि लोग दिए थे, टेक्निकल ठीक था, लोएस्ट भी किया, बट सामान कम दे दिया, या सामान बोला कुछ था और भेजा कुछ। और जब चोरी का कहानी होता है तो स्टोर और कंपनी के लोग ही बोलते हैं तू भर देना भाई कम में। बोला यार इतना में पॉसिबल नहीं है। बोला भरने में क्या जाता है, तो देना मत, देना घटिया सामान, हम लोग उसको जैसे तैसे इधर उधर करके बोल देंगे खराब हो गया, या चलाएंगे, बाद में पता चला कि यार ये तो बकवास था। तो वहां तो चोरी अलग अलग लेवल पे सभी जगह है। तो उसको भी किसने जज किया? क्योंकि आप कभी सुनते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट है, क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। तो वो भी देखा कि भाई इंटरनल ऑडिटर की उस डिपार्टमेंट का एक रिपोर्ट होगा, वो रिपोर्ट दिखाओ। क्या वो डिपार्टमेंट उसे चेक किया था? सामान आने पे क्या वो चेक करता है उसे? गेट गेट पास, सामान फैक्ट्री के अंदर आया, बिकॉज कागजों पे ही बहुत समय सामान आ जाता है। फिर वहां से भी कंट्रोल दिखता है कि भाई क्या हुआ। आखिर वो जो चारा घोटाला हुआ था बिहार का, जिसमें लालू यादव सजा याफ्ता है, जिनके कारण वो कभी खड़ा नहीं हो सकते, उसमें क्या हुआ था? ऑडिटर ने पकड़ा कैसे कि भाई चारा घोटाले में इतना पेमेंट हुआ, चारा आया था। बोला चारा आया था तो ठीक है, गाड़ी का बताओ। कागज होगा, कागज पे गाड़ी का नंबर आरटीओ ऑफिस से चेक किया गया कि उस तरह की गाड़ी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उस तरह की गाड़ी कोई। और यदि दो चार ठो एग्जिस्ट भी किया तो पता चला वो स्कूटर है, तो बोला स्कूटर पे चारा आया था भाई। अगला क्या किया, स्कूटर का नंबर भी क्या किया, कागज में बैठा दिया। अब उतना चोरी करते वक्त अगले के दिमाग में आया ही नहीं था वो सब चीज शुरू में, कि भाई लॉरी वाले का नंबर देना है, उसका देना है। तो ले दे के हरकत क्या था कि वहां अगले ने ये किया। तो इंटरनल कंट्रोल में कहानी ये है कि जब वो गेट से पास हो रहा है, गेट के पास एंट्री होगा, गाड़ी नंबर कौन कौन सा आया, फिर वो यदि मान ले वेट मशीन पे वेट हुआ, तो वहां पे बात आती है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, वो भी जानता है कि हम फैक्ट्री में नहीं खड़ा भाई, खड़ा तो जो कंपनी के लेबर लोग और एम्प्लॉय है वही। तो मैनेजमेंट चोर है तो चल ऊपर से ही मिला हुआ है, बट वो ईमानदार है, बट लोअर लेवल के लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट ने एक तरह से, या कंपनी ने अपना इंटरनल कंट्रोल एक बहुत स्ट्रांग सेट किया है कि किसी को भी लगता भाई संभव नहीं है चोरी करना, इतना स्ट्रांग सिस्टम है कि उसमें पॉसिबल ही नहीं है। और कभी कभी हम लोग कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का 30% खर्चा तो सिर्फ इंटरनल कंट्रोल पे चला जाता है, बहुत हद तक। अब रहा कि जब आप इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहे थे ना, तो ले दे के वही, कि सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसमें एरर और फ्रॉड होगा ही नहीं। लेकिन इसी इंटरनल कंट्रोल का वो दोनों पार्ट है। मान लो कि सिस्टम बहुत सही बनाया, लेकिन उसी में एक वर्ड था इंटरनल चेक। इंटरनल चेक, कंट्रोल बड़ा वर्ड है, उसी का छोटा एक टुकड़ा और है। मतलब इसको अचीव करने के लिए हम इसको भी क्या किया, डेवलप कर दिया। जैसे मैंने अभी कहा, ऑर्गेनाइजेशन को मालूम था गाड़ी
3 जगह पे सामान को वो क्रॉस चेक किया। गेट के पास भी चेक किया कि कौन सी गाड़ी ढुकी, जहां वजन हुआ वहां भी देखा कि कौन सी गाड़ी का वजन किया तूने, या फिर जहां सामान उतरा वहां भी देखा कि क्या था। तो वो तीनों चेक था। इंटरनल चेक के मामले में हम लोग कहते हैं कि काम को कुछ इस तरह से सजाना कि वो उसी समय पकड़ में आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे एक दुकान का सेल्स सपोज कर, एक सामान जब बिका, सेल्स, तो जब सामान बेचा गया ना, तो सेल्समैन सामान बेचा, सेल्समैन सामान बेचा, और देख इंटरनल कंट्रोल क्या, सेल्समैन जैसे ही सामान बेचा बोला तेरा रोल खत्म, तू साइड हट। बिलिंग कोई दूसरा किया, बिलिंग कोई दूसरा किया, पैसा कोई और लिया, पैसा कोई और लिया, हिसाब किताब कोई और रखा, हिसाब किताब कोई और रखा, सामान डिस्पैच कोई और किया। एक काम 4 हाथों से गुजरा है। एक जगह गलती हुआ, दूसरी जगह पकड़ में आएगा, दूसरी जगह गलती हुआ, तीसरी जगह पकड़ में आ जाएगा, तीसरी जगह गलती हुआ, चौथी जगह पकड़ में आएगा। इस सिस्टम को कहते हैं व्हाट, इंटरनल चेक। आप अपने काम को कुछ इस तरह से सजाए हो कि एक जगह से गलती हो गया ना, तो दूसरे स्टेप में भी पकड़ में आ जाए, दूसरे से तीसरे में। नेचुरल है, कोई तो एक क्या करेगा, लास्ट में डिस्पैच वाला पकड़ ले, भाई बिल हुआ था 2 ठो, दे रहा तू 3 ठो, बिल हुआ था एक्स, जा रहा वाई, जा रहा वाई। वो प्रोसेस उनका इतना बढ़िया है कि वो सिस्टम को उस तरह से डिफाइन किए वो लोग। ये मैनेजमेंट डिफाइन कर रहा है, क्योंकि धंधा चलाना किसको है, मैनेजमेंट को। ये ऑडिटर का इसमें काम नहीं है, ऑडिटर तो बाद में पिक्चर में आएगा। आप एक मैनेजमेंट के लोग हो, आप एक धंधा कर रहे हो, तो आप सोचो ना कि आप उसे कैसे कंट्रोल करोगे। एक और जगहों पे जाओगे तो बिलिंग सेल्समैन छोड़ दे, एक और बंदा बीच में डूब जाता, कौन, डिस्पैच के पहले, डिस्पैच वाले को ही स्टोर पकड़ ले, लास्ट में तो गेटकीपर है ही है। लास्ट में कौन है, गेटकीपर है ही है वो, कि भाई ये लॉरी वाला यहां से निकल रहा, वो भी है। उनको करना पड़ता है, बिकॉज बात वहां है कि एक आदमी या मालिक वो तो घर में सो रहा है, मैनेजमेंट वो भी बाहर से ही है, बाकी लोग जो है। और आजकल तो एक बहुत बड़ा इंटरनल चेक ला दिया गया है, वाईफाई सीसीटीवी जो भी है, सबसे बड़ा इंटरनल चेक तो आजकल डेवलप हो गया, कौन सा, ये हो गया है। एक ठो को बैठा दिया, बोला चुपचाप देखते रहो ये 20 ठो स्क्रीन पे, अगले का ड्यूटी क्या है, यहाँ बैठ जाओ और 20 स्क्रीन पे देखो, और जो नोटिस हो क्या करो, बोलो। अब वो बेचारा वो उसको देखे जा रहा है स्क्रीन पे, काम हजारों तरह का। अब ये देख, इसको कहते हैं व्हाट, इंटरनल चेक। इट इज ए पार्ट ऑफ व्हाट, इंटरनल कंट्रोल। ये किसका टुकड़ा रहा, इंटरनल कंट्रोल का लास्ट टुकड़ा। फिर भी मैनेजमेंट को लगाना भाई, फिर भी ये गड़बड़ कर दिया होगा लोग, बोला एक काम करो, एक अलग से और डिपार्टमेंट मेंटेन करो। ऑफिस में ही 4 ठो ऑडिटर को रखा, बोला तुम लोग का सारा साल काम क्या है, सब डिपार्टमेंट में जा जाके हम जो कंट्रोल डेवलप किया है या डाला है, हम जो इंटरनल चेक डाला है, सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तुम लोगों का काम वो है। तो वो जो ऑडिटर बात करेंगे इंटरनल स्टैट्यूटरी एक्सटर्नल, फिलहाल ये मैनेजमेंट खुद डाला, बोला भाई बाहर वाला तो बाद में आएगा, पहले तो अपने वाले से ही हम चेक करवा लें, क्योंकि बाहर वाले को भी पूरा सिस्टम में भी पता ना हो।
इस पूरे सिस्टम को तू कह सकता है व्हाट? इंटरनल कंट्रोल। अभी जो तू क्वेश्चन पढ़ रहा था, अब तुझे क्लियरली समझ में आएगा कौन सी घटनाएं फ्रॉड और एरर को बढ़ा देती है। तेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? वीक इंटरनल है तो नेचुरल है फ्रॉड और एरर हो जाएगा। तेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? ए वीक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है। डर नहीं है लोगों को, मालूम है पकड़ में तो आएंगे ही नहीं, कमजोर है, कर भी लिए तो। तीसरा तो ऑब्वियसली अपर लेवल पे आ गया, जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है उसी की ईमानदारी संदेह के घेरे में है। वही बेईमान है तो लोअर लेवल वाला भी क्या बोलता है? जब ऊपर वाला ही लूट रहा है तो हम लोग क्या छोड़ेगा? ये एक बहुत अजीब क्वेश्चन है। इस टॉपिक का मतलब बता। क्वेश्चन यानी पॉइंट, अनयूजुअल प्रेशर विद इन द बिजनेस। अब सेल्समैन, लगता था कि यार कोई बंदा बोला बैंक में सेल्समैन है, बोला भाई कभी कभी कुछ शब्दों को पहली बार सुना तो हम भी आश्चर्य हो जाता था। भाई बैंक में क्या बेचता तू? वो बैंक में, बोला क्या बेचता है? बोला वो लोन बेचना है। क्या बेचना है? क्रेडिट कार्ड बेचना है। सेल्स टीम, सेविंग्स अकाउंट करेंट अकाउंट खोलना है, यानी उसको भी क्या करना, बेचना है। उनकी भाषा में वो एक टीम हो गई। अब अकाउंट खोलना है कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंक को तो उल्टा लेना है, देने का तो सवाल नहीं, खोलोगे। बट वही है, फ्रॉड करने वाले लोग का भी अकाउंट खुल जाता है उसमें। लोन बेचना है, क्रेडिट कार्ड बेचना है, तो बैंक का टॉप लेवल क्या बोला? हमको नहीं मालूम है, साल महीना भर में तुमको 50 तो क्रेडिट कार्ड बेच के क्या करना होगा, या 20 तो आना पड़ेगा तभी तुमको सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। या लोन 10 लाख रुपए का या 20 लाख रुपए का डिसबर्स करना होगा। वो भी बेचारा टेंशन में कि लोग ना तो लोन ले रहे हैं ना क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। बोला ऐसा क्या है यार, इंडिया में तो सब लेने के लिए बैठा है, बट डॉक्यूमेंट और क्राइटेरिया फुलफिल। अगले को बोलते हो कि नहीं बिका तो नौकरी खतरे में। पूछा भाई क्रेडिट कार्ड ले ले या लोन ले ले, बोला भाई डॉक्यूमेंट, बोला सैलरी 8,000 है, बोला यार 15,000 के नीचे नहीं देते। बोला ठीक है छोड़, हम डुप्लीकेट एक कागज बना रहे, दिखाएंगे तेरा सैलरी 20,000। बट पे गौर करना, वो प्रेशर देने का मतलब तुम उससे फ्रॉड करवा रहे हो। वो प्रेशर नहीं देते तो वो कम से कम तो गलत लोगों को वो लोन बेच के नहीं आता। प्रेशर नहीं देते तो बेचता नहीं, अलग बात है, लेकिन तुम्हारे उस प्रेशर के चक्कर में वो क्या है, फ्रॉड और एरर को तूने क्या किया, बढ़ावा दे दिया। जिसका जिसका भी वो डॉक्यूमेंट उल्टा सीधा जमा कर रहा है और क्या कर रहा है, ले रहा है। एंड आखिरी पार्ट, ऑडिट में ऑडिटर किसी भी चीज को कब मानता है कि सही है? जब उसको क्या मिल जाए, एविडेंस मिल जाए। लेकिन उसको एविडेंस मिलने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो एम्प्लॉय भी जानता है इनको एविडेंस तो मिलेगा ही नहीं, फ्रॉड कर लो। लेकिन एम्प्लॉय को मालूम है कि ना भाई एविडेंस बहुत आसानी से ये कलेक्ट क्या है, कर सकते हैं। तो यदि एविडेंस मिलने में प्रॉब्लम हो, तब तब आपका फ्रॉड एंड एरर क्या है, हो जाएगा। तो बात थी कि कौन सी घटनाएं हैं जो फ्रॉड एंड एरर को क्या करती है, बढ़ावा दे देती है। कभी कभी कुछ लोग क्वेश्चंस पे ये उंगली उठा देते हैं, बोले भाई ऑडिटर को तो हम रखा था ओपिनियन देने को, ऑडिटर बोला फ्रॉड एरर हम डिटेक्ट नहीं किया, हम जिम्मेदार नहीं है, हम अपना ओपिनियन दे दिया। बोला ना भाई, जिम्मेदारी तो तेरी है, तू इस जिम्मेदारी से बच। क्योंकि उसको कहा जाता था कि नहीं तेरे को तो सिर्फ रिपोर्ट करना, तो हमने रिपोर्ट दे दिया,
बोला फिर रिपोर्ट देने का मतलब क्या, तूने अकाउंट देखा होता तो ये फ्रॉड एरर भी क्या होता, मिल ही जाते। तो वो इन चीजों से अपने आप को बचा नहीं सकता कि नहीं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। तो क्या लिखा, while certifying the final accounts of the concerns, the auditor has to face a specific problem. He has to certify in his report whether the profit and loss account reflect true profit and loss for the year, and balance sheet exhibit a what, fair view of the state of the affairs. ऐसे हम लोग कहते हैं कि ऑडिटर की रिपोर्ट में दो शब्दों पे ज्यादा जोर है, ऑब्जेक्टिव के अलावा, ऑब्जेक्टिव के अंदर ही बोल सकता है, और वो दो वर्ड है ट्रू एंड फेयर व्यू। तो दो वर्ड है ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अकॉर्डिंगली ही हैज अ ड्यूटी टू ascertain the what, fraud and error, to justify the correctness of the what, account। अब ट्रू एंड फेयर का मतलब ही आप अकाउंट्स को करेक्टनेस पे ज्ञान दे रहे हो, अब तो तुम क्या हो गए, जिम्मेदार हो ही गए। तो कहानी डिटेक्शन और दूसरा क्या है, डिटेक्शन। ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो उसको क्या करे, लेकिन ऑडिटर बोला रोकने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। डिटेक्ट हम कर लेंगे क्योंकि ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। अब बोले कि नहीं रोको, बोला भाई ये मेरा काम नहीं है, ये तो मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल और वो सब सोचे। सो द ऑडिटर हैज नो अथॉरिटी टू इंट्रोड्यूस द व्हाट, रेमेडियल मेजर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ व्हाट। हाँ, ज्यादा से ज्यादा वो अपने क्लाइंट को अपने एक्सपीरियंस पे क्या कर सकता है, एडवाइस कर सकता है कि आप ये रास्ता अपनाओगे तो वो रुक सकता है। तो टॉपिक क्या था, फ्रॉड एंड एरर रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट में ऑडिट का डेफिनेशन, उसमें जब बात आई ऑब्जेक्टिव, फ्रॉड एंड एरर, तो एक अलग टॉपिक इन ऑडिट से हटके आता है, दैट इज व्हाट, इन्वेस्टिगेशन। बोला भाई ये अंतर क्या है, बोला अंतर है, ऑडिट एक रूटीन एंड रेगुलर प्रोसेस है, बट इन्वेस्टिगेशन एक स्पेसिफिक पार्ट है। और इस इन्वेस्टिगेशन कब, जब लगे कुछ बुरा हो गया तब। ऑडिट क्या है, बुरा हो ना हो आपको एवरी ईयर क्या है, कराना है। और इन्वेस्टिगेशन जब कभी लगे कि कुछ मामला गड़बड़ हुआ, बाद में जब पब्लिश हुआ तब लगा कि आप उसका क्या कराओ, इन्वेस्टिगेशन कराओ, या फिर कुछ स्पेशल कोई और भी मकसद हो। तो इन्वेस्टिगेशन में कौन सा दो वर्ड है, सिस्टमेटिक एंड व्हाट, क्रिटिकल एग्जामिनेशन। और क्रिटिकल फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, कोई ना कोई पर्पज होगा। तो नीचे देख पर्पज बोला है, पहला पर्पज, किसी का कोई धंधा खरीदोगे तो सामने वाला क्या बोलता है, मान लो कि वॉलमार्ट ने फैसला किया कि वो फ्लिपकार्ट को क्या करेगा, खरीदेगा। तो पहले तो वो साल भर पहले ही किसी एक को बोला भाई मेरे को इस कंपनी का पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट क्या कर दे। सामने वाले ने रिपोर्ट दिया, अगला सेटिस्फाई हुआ, बाद में प्राइस के बारे में तो बाद में नेगोशिएशन होगा, पहले देख तो ले कि हम इसको खरीदे या नहीं खरीदे, क्योंकि खरीदने के बाद सारी जिम्मेदारी उसकी। हाँ, बीच में बहुत सारा डील टूट जाता है, तो एक डील अनाउंस होता है कि ठीक है हम खरीदेंगे, इन्वेस्टिगेशन हुआ, अब टाटा ने बिस्लेरी को खरीदने का फैसला किया। अब बिस्लेरी के मिस्टर चौहान जी बहुत उम्र हो गया, वो चाहते थे कि अपना बेचना है, किसको बेचे, बहुत लोग अप्रोच किए, अल्टीमेटली वो डील फाइनलाइज नहीं हुआ, वो डील फाइनलाइज नहीं हुआ टाटा के साथ। जो भी कारण रहा हो, चौहान जी पीछे हट गए हो या जो भी, तो एक बिजनेस खरीदना जिसको है, बेचने वाले को क्या टेंशन है, जिसको खरीदना वो इन्वेस्टिगेशन कराता है, किसी कंसल्टेंट को रखता है, बोलता भाई ये 2-5 करोड़ रुपया फीस पकड़, बट हमको एकदम सही से ईमानदारी से सारा डिटेल रिपोर्ट क्या कर
दे, आखिर 5,000 करोड़ बाद में देंगे, या मान ले कि वॉलमार्ट वाले केस में 1 लाख करोड़ देंगे, तो किसी को 5 करोड़ फीस दे करके पहले क्या करें, सारा पता करवा ले। दूसरा, एक नया पार्टनर जब किसी में एडमिशन लेगा तो बोला भाई पहले देख तो ले, कल से नहीं तो हम भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या है जा रहे हैं। फॉर व्हाट, सस्पेक्टेड फ्रॉड, यदि कोई फ्रॉड पता चला तो। नेक्स्ट क्या, अचानक क्या हो गया कि प्रॉफिट 3 गुना बढ़ गया, भाई मैजिक तो नहीं हो गया, धंधा है यार, एक नॉर्मल प्रॉफिट होगा 10%, 20%, इकोनॉमिक्स के हिसाब से 40-50%। वाई द एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन? फिर क्या, सरकार टैक्स लायबिलिटी का झमेला बोलती है इतना, आप बोलते हो कम, इन्वेस्टिगेशन करा के फैसला होगा। नेक्स्ट, एक बिजनेस यूनिट कितनी बीमार है, सिकनेस, बीमारी में भी होता है, मरने वाला एकदम ही बचने का चांसेस नहीं, अभी कुछ जान बाकी है, शुरुआत ही हुआ है। कंपनी एक्ट ऑलरेडी कुछ सेक्शन दिया है जहां पे गवर्नमेंट उसके इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देगी। शेयर होल्डर का कंप्लेन आया, कंपनी में हम लोग को लग रहा है कुछ बुरा चल रहा है, और यदि कंपनी बंद होने के कगार पे क्या है पहुंच गई, तो पढ़ रहे थे कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली क्या है होता है, डिफरेंस पढ़ लेना। अब अगला एंड नेक्स्ट टॉपिक पे आओगे जो आगे तुम्हें मिलेगा, टाइप ऑफ ऑडिट, टाइप ऑफ, वाटर ब्रेक ले लो। चलो, टाइप ऑफ ऑडिट, ऑडिट था एग्जामिनेशन शुरू में ही पढ़ा, डिफरेंट लीगल स्ट्रक्चर, डिफरेंट पर्पस। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो ऑडिट में बेसिकली डिस्कशन है वो है स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड व्हाट, स्टैट्यूटरी मतलब लीगल, लॉफुल। तुम इसे एक और वर्ड में बोल सकता है कंपल्सरी ऑडिट। क्या बोल सकता है, कंपल्सरी ऑडिट, मतलब एक ऑडिट ऐसा जो लॉ कहता है करवाना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी वर्ड का सिंपल मतलब ही क्या है, लीगल। स्टैट्यूटरी का सिंपल सा मतलब है लीगल, और लीगल यानी कंपल्सरी। अब कंपल्सरी की यदि बात करोगे ना तो लॉ की बात आ गई, तो दुनिया में बिजनेस को लेके बहुत सारा लॉ है। लेकिन हमने पहले ही कहा था कि जब हम लोग ऑडिट की बात करते हैं स्टैट्यूटरी वर्सेस नॉन स्टैट्यूटरी, तो नॉन स्टैट्यूटरी की फीलिंग तो बहुत सिंपल है, लॉ ने कुछ नहीं बोला, आपका शौक करवाओ या मत करवाओ। लेकिन यहाँ कुछ लोग चलो जरूरत नहीं है फिर भी कराते हैं नॉन स्टैट्यूटरी, कि वो बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑडिट एक जरिया है जिससे उनको पता चलेगा अपने बिजनेस के बारे में। तो स्टैट्यूटरी में क्या है, स्टैट्यूटरी में सबसे बेस्ट लॉ तो पहला कौन सा, कंपनी। लेकिन कंपनी लॉ के अलावा और भी तो अदर लॉ है, हो सकता है अदर लॉ में भी आपको उसके बारे में बोल दे। अब अदर लॉ क्या हो सकता है, इनकम टैक्स एक्ट में हो सकता है, जीएसटी एक्ट में हो सकता है, कंपनी तो रहा ही रहा, अदर लॉ कौन हो गया, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, हो सकता है कि एम्प्लॉय पीएफ एक्ट, एम्प्लॉय पीएफ एक्ट। तो अलग अलग लॉ में भी आपके कुछ ऑडिट क्या है बोले जा सकते हैं। तो जब ऑडिट आपके अलग अलग लॉ, तो पहला तो कंपनी लॉ का अपना है, कंपनी लॉ ही बेसिकली बोलोगे तो 3 तो वैसे ही ऑडिट का नाम लेता है, एक ऑर्डिनरी नॉर्मल या फिनेंशियल ऑडिट, एक ऑडिट वो बोल दिया किसको, फिनेंशियल ऑडिट, एक वो बोलता है सेक्रेटरियल ऑडिट,
एक वो ऑडिट बोलता है सेक्रेटरियल ऑडिट, एक ऑडिट वो बोलता है दैट इज, तीसरा बोल सकता है तो कॉस्ट ऑडिट। तो 3 ऑडिट तो कंपनी एक्ट में जिक्र है भाई। बस ये है कि फिनेंशियल सभी कंपनियों को कराना है, ऑल कंपनी। लेकिन सेक्रेटरियल और कॉस्ट ऑडिट कुछ स्पेसिफिक कंपनियां हैं, जब वो कंडीशन फुलफिल करेंगी तभी उनको क्या है करवाना है, स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेसिफिक क्लास। तो क्लियर करना, स्टैट्यूटरी ऑडिट एक हो गया किसके तहत, इसीलिए इसका एक चैप्टर तुम्हारा अलग से है, कंपनी ऑडिट। इसका एक चैप्टर पूरा का पूरा तुम्हारा इसके लिए क्या है, कंपनी ऑडिट पे। इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब अपने अपने जगह पे तो है ही है। अब कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिट में सबसे पहला चीज, 2 चीज की जो बात आती है मेन, कौन करेगा, ऑडिटर कौन होगा, वो उसे बताना पड़ता है। और दूसरा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, एरिया या कौन सी चीज उसको देखनी है, ड्यूटी, एरिया, स्कोप, जो भी बोल रहे, कैसे करना है, ये तो ऑडिटर की अपनी एबिलिटी होगी, ये तो उसकी अपनी क्षमता के ऊपर है। बट लॉ बेसिकली 2 चीजों पे जरूर बात किया है, एक है ऑडिटर कौन होगा और दूसरा कौन, दूसरा क्या, अगले का काम क्या है, ड्यूटी, स्पेसिफिक लायबिलिटी क्या है। अब ज्यादातर जैसे कि फिनेंशियल ऑडिट सीए करेगा, सेक्रेटरियल ऑडिट सीएस को दे दिया, कॉस्ट ऑडिट सीएमए को दे दिया, इनकम टैक्स का टैक्स ऑडिट सीए को दे दिया, जीएसटी ऑडिट सीए सीएमए दोनों को दे दिया। अलग अलग लोगों को उस लॉ में क्या किया गया है, स्पेसिफाई कर दिया गया। ऑडिटर, उसके क्वालिफिकेशंस के बारे में कि किससे करवा के लाना है। अभी जो ऑडिटर भी है ना, तो वो सीए, खाली सीए नहीं, सीए इन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उससे नहीं करवाने को, क्योंकि इंस्टीट्यूट उनको अलग से एक सर्टिफिकेट देता है कि आपको एक प्रैक्टिसिंग सीए से ही ऑडिट करा के क्या करना है, लाना है। क्यों, क्योंकि वो उसके डायरेक्ट एक तरह से कंट्रोल में है, कुछ गलत किया तो अगले का वो प्रैक्टिस से कैंसिल कर देगा। तो ध्यान रहे, ऑडिट जब आप पढ़ रहे हो तो नेचुरली नॉन स्टैट्यूटरी जब जरूरत ही नहीं है तो बात ही खत्म भाई। लेकिन एक स्टैट्यूटरी ऑडिट जो लॉ का कंप्लायंस है, और जहां लॉ की बात आ गई ना, ऑडिटर की जिम्मेदारियों को आप बांध नहीं सकते हो। कभी कभी ऑडिटर के ड्यूटी को मैनेजमेंट बांधता है कि तुम ये नहीं करेगा, वो बोलता है देख भाई, मेरे को लॉ ने पावर दिया, हम ये जरूर करेगा, तू मुझे रोक नहीं सकता, ये मुझे देखना ही है और ये तुझे दिखाना पड़ेगा। बाकी नॉन स्टैट्यूटरी वो तो चल लॉ की बात नहीं है, तो क्लियर कर लोगे, क्योंकि सिर्फ ऑडिट बोलने से पहली फीलिंग ऑब्वियसली स्टैट्यूटरी की है। और यहां जब नाम ही ले लिया किसके बारे में, स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट सीधा सा एक रिक्वायरमेंट डेट मेंशन भी रहता है, एक और चीज मेंशन रहता है उसके अंदर, व्हाट, डेट, कि फाइनली कब तक खत्म करना है, किस दिन तक वो खत्म करके तुमको उसका रिपोर्ट क्या है दे देना है। तो एक जनरल फीलिंग क्लियर कर लो, स्टैट्यूटरी ऑडिट किसको बोला गया, जो लॉ कहता है कंपल्सरी। अब आप नॉर्मली सिर्फ एक ऑडिट के बारे में जरूर बात कर लो, कौन सा, और कंपनी लॉ में भी कौन सा ऑडिट। तो मोस्ट ऑफ द डिस्कशन जो है वो किसको लेके है, कंपनी के किस हिस्से को लेके, फाइनेंशियल ऑडिट को लेके, जो एवरी ईयर का, क्योंकि लॉ में एक भाषा है कि कंपनी को अपने एजीएम में ऑडिटेड अकाउंट्स दिखाना पड़ेगा। ये लाइन एक तरह से बोल दिया कि ये ऑडिट जरूरी हो गया।
बाकी तो क्राइटेरिया पे है, इनकम टैक्स का टैक्स ऑडिट, सेल्स एक लिमिट से ज्यादा होगा तब, जीएसटी का भी जीएसटी ऑडिट जब एक सेल्स एक लिमिट से ज्यादा होगा तो, एम्प्लॉय पीएफ, ऐसे ही और भी लॉ है, जब पढ़ोगे तो वहां लगता है। अब इस ऑडिट के बाद यदि चला स्टैट्यूटरी एंड व्हाट नॉन स्टैट्यूटरी, लेकिन मैंने पहले ही कहा ऑडिटर क्वालिफिकेशन, ड्यूटी एरिया, स्कोप, लायबिलिटी, डेट कैसे करोगे ये लॉ नहीं बोला बाबा, ये तो तुम्हारा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, ये तुम बेहतर जानते हो, क्योंकि तुम यदि गलत किए तो वही लॉ तुम्हारे ऊपर एक पनिशमेंट भी क्या करता है, अराइज कर देगा, वही लॉ। अब हर एक चीज को ठीक उसी पे छोटा छोटा देख, स्टैट्यूटरी का उल्टा कौन, यहां एक और बंदा, स्टैट्यूटरी वर्सेस नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी में एक और पार्ट आ जाए, इंटरेस्टेड पर्सन ऑडिट करवाता है, कौन करवाता है, इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन कौन है, ओनर, दूसरा कौन, बैंक, लोन देने वाला, लेंडर, कौन इनिशिएटिव ले रहा ऑडिट के लिए, आपने अभी पढ़ा इन्वेस्टिगेशन क्यों करवाते हो, तो इन्वेस्टिगेशन की तरह ही एक बंदा कौन, लेंडर, लेंडर में मान ले बैंक, बैंक कौन सा लोन देता है, बहुत सारा लोन, एक स्टॉक के अगेंस्ट में भी लोन देता है, स्टॉक के लोन को वर्किंग कैपिटल लोन या कैश क्रेडिट भी बोलते हैं, तो बैंक तुमसे गिरवी क्या ले रहा है, तो कभी कभी बोलता हमको स्टॉक ऑडिट करके दो, कभी कभी बैंक क्या बोला, हमको स्टॉक ऑडिट क्या है करके दो, इसका मतलब ही रहा कि बैंक को सिर्फ इंटरेस्ट किस पे है, स्टॉक को लेके, तो उसी पे कहानी है एक छोटा सा, कि ऑडिट की जब बात हुई कि ऑडिट कैसा, तो उसी ऑडिट में एक है कंप्लीट ऑडिट एंड व्हाट, कंप्लीट यानी टोटल, और पार्शियल मतलब सिर्फ वो हिस्सा, तो स्टॉक ऑडिट कौन सा ऑडिट हो गया। कभी कभी एक ऑडिट होता है रेवेन्यू ऑडिट, यानी सिर्फ और सिर्फ इनकम वाला ऑडिट, बैंक में एक ऑडिट होता है सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू, यानी जो तुम्हारा खर्च और इनकम है उसी का करो, एसेट लायबिलिटी का ऑडिट तुमको करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ ऊपर से फटाफट एक बार, एक है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट या व्हाट, तो उल्टा कौन, अभी सुना थोड़ी देर पहले, इंटरनल ऑडिट कौन करवा रहा है, मैनेजमेंट वाला खुद एक टीम बना के रखा है, लेकिन एक्सटर्नल का मतलब ही कौन हो गया, बाहर, और स्टैट्यूटरी ऑडिट एक तरह से कौन सा ऑडिट होता है, ऑलवेज एक्सटर्नल, स्टैट्यूटरी हमेशा क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल जो सिर्फ और सिर्फ अंदर, यानी इंटरनल ऑडिट एक तरह से इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय हो गया। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्यों करेंगे इंटरनल ऑडिट जब एक्सटर्नल हो ही रहा, तो कंपनी एक्ट में पढ़ोगे या चैप्टर में भी आगे डिस्कशन होगा, कंपनी लॉ वहां पे फिर एक कंपल्सन डाल दिया है, एक कंपनी जिनका की एक सेल्स टर्नओवर एक अमाउंट से ज्यादा रहा तो उसका एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट मेंटेन क्या है, होना चाहिए। सबसे ज्यादा काम कौन करता है, एक्सटर्नल वाला या इंटरनल वाला, सबसे ज्यादा कैसे, सबसे बेसिक रूल वो सालों भर है, सबसे, एक कंपनी का लूप होल सबसे ज्यादा किसको पता होगा, इंटरनल वाला का, इंटरनल वाला का, इंटरनल वाले में किसका इंटरेस्ट ज्यादा, मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट को मालूम है भैया हम तो बंबई का हेड ऑफिस नहीं है, कलकत्ता के ब्रांच में क्या हो रहा मुझे नहीं मालूम, तो फिर वहां कौन उसको ज्यादा हेल्प कर रहा है, इंटरनल ऑडिट वाला, इंटरनल वाला सबसे ज्यादा काम करता है सालों भर, एक कंपनी में नहीं भी तो 10 लोग होंगे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में भी, एक्सटर्नल ऑडिट में तो 4 जन आएंगे 2 महीना में काम करके चले जाएंगे, 1 महीना में, एक्सटर्नल वाले को स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का ज्यादा चिंता है,
बट इंटरनल ऑडिट वाले को तो कंपनी में सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऑब्वियसली स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का भी ध्यान उसको रखना पड़ता है, क्योंकि कंपनी इंटरनल ऑडिट इसलिए भी रखती है ना कि एक्सटर्नल वाले को हम पे उंगली उठाने का मौका ना मिले। एक होता है ना कि हम अपना काम खुद ही कर लिए तो मेरे को कौन बोलेगा। तो एक्सटर्नल ऑडिटर का सबसे बड़ा पार्ट कि भाई वो आके कुछ पॉइंट आउट करेगा तो मैनेजमेंट को दुख लगता है यार कि मेरे को कोई डांट के गया या मेरे काम पे कोई उंगली उठा के गया। इसीलिए वो इंटरनल को बोली है कि भाई देख कुछ भी वो बोला तो फिर हम तुमको क्यों रखा था, सालों भर तुमको इतना सैलरी दे के रखा ही क्यों था। लेकिन भाई एक्सटर्नल का साइन जरूरी। जिम्मेदारी किसकी ज्यादा, इंटरनल की या एक्सटर्नल की। ध्यान रखना मेहनत करेगा इंटरनल बट जिम्मेदारी एक्सटर्नल की। तो एक क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, इंटरनल वाला जब काम कर ही लिया तो एक्सटर्नल वाला बोलता क्या करना हो तो गया सब, खाली साइन कर देते हैं। और खाली साइन कर देते हैं लेकिन बाद में कुछ गड़बड़ हुआ तो एक्सटर्नल वाला क्या बोला, हम कहाँ देखा था, तो इंटरनल वाला रिपोर्ट दिया था उसी पे देख हम क्या किया। तो लॉ क्या बोला, फिर तेरे को रखा था क्या था। तो एक क्वेश्चन आता है, कैन एक्सटर्नल ऑडिटर रिलाई ऑन इंटरनल ऑडिटर। क्या एक्सटर्नल इंटरनल पे भरोसा कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन, फिर से वही वर्ड, इंटरनल कंट्रोल। डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल ऑडिटर देखा कंपनी का इंटरनल कंट्रोल बढ़िया, तो जब इंटरनल कंट्रोल बढ़िया तो फिर इंटरनल ऑडिट पे भरोसा क्या है कर सकते हैं। कंपनी का इंटरनल कंट्रोल बुरा, बोला भाई भरोसा करना मुश्किल है, उसका मेहनत बढ़ जाता है। चलिए इंटरनल और दूसरा कौन हो गया, इंडिपेंडेंट। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, पीरियोडिकल फाइनल कंप्लीट, मतलब 31 मार्च साल खत्म हो गया, बुला के ऑडिट कर लो, 31 मार्च 23 खत्म, एक समय का ऑडिट। ऑडिट साल खत्म होगा तब ना, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहां सालों भर ऑडिट चल रहा है और एक्सटर्नल करता है, वैसे ऑडिट को क्या बोला, कंटिन्यूअस का दूसरा नाम, कॉन्करेंट का हिंदी फीलिंग। आज एक बढ़िया मैसेज देखा था, हमने भी उसको सेव किया था, और वो मैसेज क्या था, वो मैसेज ये था कि मिलता है सेव ऑप्शन, हिंदी से किए थे, तो वो मैसेज था, बाकी भाषा तो मैंने किताबों में, बाकी भाषा को मैंने महज किताबों में रखा, बाकी भाषा को मैंने महज तहत बोला कि कॉन्करेंट का फीलिंग क्या था, कॉन्करेंट साथ साथ, जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ वैसे ही ऑडिट, जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ, यानी वहां सालों भर ऑडिटर को रखा गया है। ठीक है वो एक एक ट्रांजेक्शन नहीं देके दिन भर का दिन भर का ट्रांजेक्शन नेक्स्ट डे क्या करता है देख लेता है। बैंक वाले खासकर ये ऑडिट कराते हैं या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं, क्यों करवाते भाई, उसका एडवांटेज क्या लिखा, इजी एंड, कल का आज देखोगे तो आज ही गलत पकड़ में आया, साल भर बाद देखोगे तो गलती कब पकड़ में आएगा। दूसरा, अगले पे मोरल चेक क्यों, अब सर पे एक ऑडिटर बैठा के रखोगे तो बंदा जो काम कर रहा है उसको क्या लगा, भाई अभी गाली मिल जाएगा गलती से यदि किया तो उसको एक मोरल चेक क्या किया, डाल के रखा कि गलती मत कर भाई। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या बोला, कल के डेट में फिर कोई जाके चेक कर दिया, क्योंकि तुमने चेक किया तो लगा कि भाई तुम भी दोबारा नहीं देखने वाला। एंट्री मतलब बीच बीच में ऑडिट, एक होता है ना कि ईयर खत्म हो जाए तब, बट 2 पीरियड के बीच में ही ऑडिट कराया तो उसको क्या बोला,
फिर क्या है? लिमिटेड रिव्यू मतलब थोड़ा बहुत ही देखना। लिमिटेड रिव्यू का मतलब आप पूरा नहीं देख रहे हो, अर्जेंट बेसिस में भाई थोड़ा सा करके जल्दी बताना क्या हुआ, तो उसको बोला गया व्हाट? लिमिटेड रिव्यू। टेक्निक, तरीका, बोला बैलेंस शीट को पकड़ और एक एक को किए जा, क्योंकि आखिरी पार्ट कौन है? बैलेंस शीट में फिक्स एसेट, बोला इसको देख, यानी बैलेंस शीट को पकड़ते हुए एक एक को देखना। इसी बैलेंस शीट में पीएल आया तो फिर पीएल को भी देखना चालू कर दिया। कभी कभी ये बकवास का वर्ड होता है, वो जो फाइनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, उसी को एक दूसरी भाषा में क्या बोल सकता है? स्टैंडर्ड ऑडिट। खाली ऑडिट बोलने का मतलब कौन सा ऑडिट? स्टैंडर्ड ऑडिट। एक नाम ही क्या लगा? बोला तुमको काहे कंट्रोल, तुम्हारे सिस्टम को कंट्रोल कर लो तो हो गया ना, सिस्टम को ही देख ले भाई। आजकल सारा ऑडिट किस पे चला गया है? कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर सिस्टम में ऑडिट का तरीका या उसके द्वारा ही ऑडिट करना, उस ऑडिट को बोल दिया व्हाट? ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ऑडिट। तो अभी तक क्या पढ़ रहा था ये सब? टाइप्स ऑफ ऑडिट। और कभी कभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है भाई, जैसे एक क्वेश्चन है व्हाट? इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो फर्स्ट है, बाकी मैंने जो भी लिया वो तो तुम्हारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, बट यदि नए सिलेबस में देखोगे तो देखो क्वेश्चंस क्या है आपका। अब 2022 पीछे नीचे से चलते हैं। पहला, एक बार 20 में भी आया और एक बार, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटर इंडिपेंडेंस, ये थोड़ा सा पढ़ना बाकी है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट करते वक्त ऑडिटर का इंडिपेंडेंस कितना और क्यों वो इंपॉर्टेंट है, कि यदि वो इंडिपेंडेंट नहीं है फिर तो वो दबाव में रिपोर्ट देगा। थर्ड में फिर किस पे डिस्कशन? ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस का मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ, फिर 4 नंबर पढ़ोगे अभी बाद में, थर्ड, टू एंड व्हाट? 1। वो जो केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा बहुत जनरल में आया है, ऑनर्स में तो आया ही नहीं। जो केस है, एक तो बकवास का, अब ये थोड़ा मजाक है, ऑडिटर इज ए नॉट ए ब्लड हाउंड। अब कुछ लोग बोलता ऑडिटर कुत्ता है, ऐसा बात नहीं है बस। कुत्ता नहीं, वॉच डॉग है भाई। केस रिलेटेड जो सवाल था, हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था जो तुझे ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, टाइप ऑफ व्हाट? ऑडिट। अगला और आखिरी टुकड़ा बाद में बात करेंगे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट पे।